ये आपको बताना है इसके अंदर। तो चलिए क्वेश्चन शुरुआत कर लेते हैं एक तरफ से। फार्मूला आपको पता ही होगा, सिंपल है, N इज इक्वल टू PV अपॉन RT हो जाता है। ये फार्मूला लगना है। पहले 300 डिग्री सेल्सियस पर कितने थे, 5 मोल थे, यानी कि 5 मोल 5 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रेशर P मान लो, वॉल्यूम V मान लो, R को R रहने दो, टेम्परेचर को 300 रख दो। दोबारा में N इज इक्वल टू ये N डैश कर दो, प्रेशर कितना डबल कर दीजिए यानी 2P कर दीजिए, वॉल्यूम V ही रहेगा और R रहेगा, टेम्परेचर 600 हो जाएगा। दोनों को ये 300 हो गया, यानी कि ये वैल्यू बराबर हो गई, N डैश इज इक्वल टू 5 आ गया। ए ऑप्शन आ जाएगा इसमें, ए ऑप्शन आ जाएगा। चेक कर लीजिए देवजनी पाल, 2.5 नहीं आएगा, 5 आएगा। दोनों को कंपेयर कर दीजिए। द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द गैस एट 600 केल्विन आपको पता लग जाएगा। 300 ये आ गया तो वो उसी की वैल्यू के बराबर आ गया, मीन्स आंसर सेम हो गया, आंसर सेम हो गया। चलिए सभी लोग एकदम रेडी रहिए। जी ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द क्लोराइड आयन इन द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज 300 ml ऑफ इतने। तो आप एक फार्मूला इसमें ये लगा लीजिए, देखिए M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 और V3 को नीचे ले आइए यहाँ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, M1 कितना है, M1 है आपका 3 गुणे V1 हो गया आपका 300, 3 गुणे 300 प्लस हो गया आपका ये बन गया आपका 200 ml में है ना, तो लीटर में कन्वर्ट कर लो, चाहे लीटर में, क्योंकि मोलरिटी लीटर में होगी ना, तो ये अपॉन में 1000 भी कर लो, तो अलग अलग निकालो फिर। ये 1000 कर दीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 कट गए, ये बचा 3 3 9, ये 0.9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 200 गुणे 4 बटे 1000, मतलब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये 2 कट गए, 4 दूनी 8, मतलब ये 0.9 हो गया और ये 0.8 हो गया। तो लेकिन यहाँ पर BaCl2 में 2 क्लोराइड आयन मिलेंगे, तो इसका मतलब ये 0.82 को हम लोग लिखना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई 1.6, तो 1.6 प्लस 0.9 डिवाइडेड बाई हो जाएगा टोटल वॉल्यूम 500 हो गया गुणे 1000, तो यानी कि 5 दूनी 10 हो गया और ये हो गया आपका 200, 5 दूनी 10 नहीं 2 ही आएगा और ये आपका हो गया 2.5 इंटू 2, मतलब ये 5 मोलर आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए, 5 मोलर आना चाहिए। जी बताइएगा। ठीक है राजेश, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड पे आ जाइए, थर्ड पे फटाफट आगे बढ़ते रहिए। द गैस दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड ओवर द वाटर इज, gas that cannot be collected over the water is,
कौन सी गैस कलेक्ट नहीं हो सकती है? तो नाइट्रोजन स्लाइटली सॉल्युबल होती है, सॉल्युबल होती है, हैं? स्लाइटली सॉल्युबल होती है, ध्यान दीजिए, स्लाइटली, स्लाइटली है तो मतलब नहीं घुलेगी, कलेक्ट हो जाएगी। SO2 हाईली सॉल्युबल होती है, हाईली सॉल्युबल होती है, ये भी स्लाइटली सॉल्युबल होती है, ये भी स्लाइटली सॉल्युबल। तो यही गैस नहीं कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये हाईली सॉल्युबल इन वाटर होती है। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात? शिवानी, प्रीति, दीक्षा, which of the following is not soluble in sodium carbonate solution? Which of the following is not soluble in सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन? जी बताइए, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में कौन सॉल्युबल नहीं हो सकता है? बोले फटाफट बोले, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन में कौन सॉल्युबल नहीं हो सकता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि ये एसिडिक है, ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक है, तो मतलब सोडियम कार्बोनेट में डिसॉल्व हो जाएगा, रिएक्शन कर लेगा। ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये फ्री नहीं है। मीन्स ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। कोई बात अगर करने को हुआ करो तो मुझे बता दिया करो, मैसेज डाल दिया करो कि सर मुझे बात करना है, तो मुझे भी लगेगा। हाँ, नॉट सॉल्युबल, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल पिक्रिक एसिड होगा, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल बेंजोइक एसिड देन पिक्रिक एसिड। तो इसका मतलब हुआ कि ये डी ऑप्शन सही होगा। ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लेस एसिडिक हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। समझ रहे हैं ना बात? क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे हैं, अगर आप थोड़ा सा दिमाग बुद्धि लगाएंगे तो काम चल जाएगा, अन्यथा दिक्कत आ सकती है। 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा हल्का सा इसे वो जूम इन कर देता हूं तो फुल प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए क्या कह रहा है, लेंदी जा रहा है। यानी कि ये कंपाउंड आपके सामने है, ये पहचान पाए हो तो बता दो। ये एक्चुअली में क्लेजन रीअरेंजमेंट है, ये क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, क्लेजन अरेंजमेंट रिएक्शन है ये। ठीक है, क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है ये। इसमें डी वाला ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन इसमें एक्यूरेट आएगा। चलिए इसके बाद आ जाइए 6 वाले पे आइए, 6 और 7 दो, 6 और 7 पे आ जाइए। द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन, यानी कि साइक्लोहेक्सीन का मतलब ये हो गया कि ये हो गया है ना, इसमें अगर आपने ये वैल्यू डाली है, इसमें हाइड्रोजन एक ही लगना है, जब एक हाइड्रोजन लगना है तो इसकी वैल्यू आती है, ये साइक्लोहेक्सेन बना ले रहा है, तो इसका मतलब हो गई वैल्यू माइनस की 119.5 इंटू 3, क्योंकि टोटल बॉन्ड 3 आएंगे ना, एक की ये है तो 3 की कितनी हो जाएगी वैल्यू, 3 की हो जाएगी 3 पंजे 15 और 3 ने 18, 3 27, 1 28, और उसके बाद हो गया 3 एकम 3 और 2 5, 3 एकम 3, माइनस की 358.5 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल ऑफ जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बेंजीन की होगी वो इस वैल्यू के और प्लस यानी डेल्टा एच जो होगा वो होगा, और साथ में एनर्जी जो रेजोनेंस एनर्जी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, रेजोनेंस एनर्जी की बात करूँ तो ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस की 358.5, और रेजोनेंस एनर्जी हो दे रखी है माइनस की 150, तो माइनस माइनस ये यहाँ पर हो गया आपका 150.4, लेकिन वो वैल्यू माइनस की है तो इसे माइनस की रख दो, तो ये हो जाएगी आपकी वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, इफ द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ द बेंजीन इज, तो कितना आंसर आना चाहिए, कितना आ रहा है, 6 का डी आ रहा है, लेकिन ये प्लस में जा रहा है, रेजोनेंस एनर्जी माइनस में दे रखी है, तो
मेरे हिसाब से आनी चाहिए, पूछ क्या रहा है, हीट ऑफ, अच्छा हाँ ये दे रखी 150, सॉरी, तो ये पूछ रहा है ना, तो ये हो गया आपका प्लस का रेजोनेंस एनर्जी, और ये इधर आ जाएगा आपका माइनस का 150 पॉइंट, हाँ सही है, नहीं नहीं डी ही आएगा, ठीक है डी ही आएगा, ये वैल्यू जब इधर जाएगी, आंसर प्लस में आना चाहिए, चेक करिए एक बार आंसर। आंसर थोड़ा सा चेक करिए आप, आंसर तो सही आ रहा है, वैल्यू कहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रही है, एक बार दोबारा मैं इसको लगाता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। रुक जाइए, माइनस ही होगा ना दीक्षा, आंसर तो माइनस में आएगा, ये तो तय है। तो द रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डेल्टा एच, हाइड्रोजनेशन जो है वो आना चाहिए, माइनस का हो गया आपका 358.5, और छोटी वाली वैल्यू जो है यहाँ माइनस में है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे ना, नहीं आंसर तो माइनस आएगा, लेकिन आंसर रॉन्ग आ रहा है, देखें कौन कुछ कह रहा है, कोई नहीं कह रहा है, चलो चेक करना, फिलहाल डी ही आएगा आंसर, तो डी आना, ये आंसर मेरे पास नोट है इसलिए मैं बता रहा हूँ, इट्स एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो माइनस का 358.5, और ये प्लस में आना चाहिए 150.8, तब आंसर आएगा आपका 208 माइनस में, ठीक, अदरवाइज तो 508 सी आ जाएगा, अदरवाइज तो सी आ जाएगा, मुझे खुद सी लग रहा है आंसर, आंसर मुझे भी सी ही लग रहा है। देवजनी बताओ आंसर सी है क्या, कुछ डाउट हो रहा है मुझे यहाँ। सर बोलिए। सर जो जितना स्टेबल होता है उसका हीट ऑफ मतलब हाइड्रोजनेशन उतना लेस होता है। साइक्लोहेक्सेन का जो साइक्लोहेक्सा ट्राइन का जो इज रिलेटेड टू, इसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, पहले ये बताइए, ज्यादा जूम करेंगे पढ़ने में आने में दिक्कत हो जाएगी, चलिए पढ़ने में अगर आना आ रहा है तो ठीक है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसके फार्मूले को निकालते हैं तो रेसिप्रोकल में आता है, और रेसिप्रोकल में भी आता है स्क्वायर रूट के, है ना, अल्फा निकालना है, अल्फा रेसिप्रोकल होता है इसके प्रेशर के स्क्वायर रूट के रेसिप्रोकल माना जाता है, और अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, क्या कर पाएंगे, हाँ रेसिप्रोकल होता है स्क्वायर रूट के, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक, अगर आप चाहें तो इस तरीके से निकाल लेना। पीसीएल में थोड़ा हिंट दिए दे रहा हूँ, पीसीएल 5 को तोड़ देना, वही पीसीएल 3 में और सीएल 2 में, इसका शुरुआत में 1 मोल था, ये 0 0 था, ये 1 में से कर लेंगे ना, 1 में से अल्फा, ये अल्फा बचा, टोटल मोल जोड़ दीजिए तो टोटल मोल आ जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कर लेंगे ना, तो ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा बचेगा। इसी तरीके से ये सब पीसीएल 5 का निकाल लेना, पीसीएल 5 का जब निकालोगे तो हो जाएगा 1 माइनस अल्फा अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू पी, ऐसे करके पूरा टोटल लगा देना वैल्यू, और कैलकुलेशन हो जाएगी, सब वैल्यू रख देना, उसके बाद के पी निकाल देना, है ना, के पी इज इक्वल टू हो जाएगा ऊपर PCO2, और सॉरी PPCl3, PPCl3 इंटू PCl2 अपॉन PPCl5, सब वैल्यू निकाल दीजिएगा, आराम से वैल्यू आ जाएंगी सबकी वैल्यू, लेकिन पहले ये निकाल लेना, ये निकाल लेना, है ना, तब काम चलेगा। अब जैसे PCl3 निकालना है तो अल्फा ऊपर रखना, PCl3 के लिए निकालना है तो अल्फा ऊपर रखना, नीचे 1 प्लस अल्फा रखना, 1 प्लस अल्फा इंटू क्या कर देना, पी कर देना, इसी तरीके से PCl2 निकाल देना, सब निकाल के वैल्यू पुट कर लेना अपने आप, कर लोगे, चलो ठीक हो जाएगा, वैसे मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर आइए
8 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए, 8 पर आइए जल्दी से फटाफट, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी लेंदी है, जल्दी करिए, थोड़ा समय दे रहा हूँ आप। What will be the percentage of N2H4 that can be, है ना, reacted with water in solution, है ना, that has लिख लो चाहे can be कर लो, reacted with water in solution when 0.32 gram of N2H4 are dissolved in water and the total volume was measured 4 liter kb for the N2H4 दिया हुआ है। अगर आप निकाल पाओ तो निकालो, नहीं तो फिर मुझे बताओ। अगर आप निकाल पाओ तो जल्दी से निकालो, नहीं तो मुझे बताइए आप। सेम कंडीशन चलेगी यहाँ पर, वही के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर लगा दीजिए, तो अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के बी अपॉन सी, के बी अपॉन सी लगाइए। चलिए अल्फा इज इक्वल टू निकालिए, के बी अपॉन सी, के बी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कंसंट्रेशन निकाल दो, कंसंट्रेशन निकाल लो इसकी, ये वेट अपॉन मोलैरिटी निकाल दो, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट निकाल दो, तो ये अल्फा जो आएगा आपका ये आ जाएगा अंडर रूट में 6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 8 दिया है, और कंसंट्रेशन जब निकालोगे 0.32 की, तो वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट ये रख लो N2H4 का, है ना, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यानी कि वेट हुआ 0.32 और मॉलिकुलर वेट भी 32 होता है, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू 10⁻⁻²। इसे सॉल्व कर लो तो अल्फा जो है वो लगभग आ जाएगा 25 चौक 100, 25 अट्ठे 200, कितना आएगा 16 पॉइंट समथिंग या 16 पॉइंट समथिंग आएगा ये, और जब ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा तो 0.4 के आसपास आना चाहिए, चेक करो 0.4 के आसपास आएगा भाई, अगर आप इसे हटा दो तो ये 0.4 के आसपास आएगा, हाँ ठीक है वो वही आएगा, ठीक है। तो अब परसेंटेज आप डिसोसिएशन निकाल दो, परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा आपका 0.4 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई 100, तो मतलब 0.4 के ही आसपास आंसर रहेगा, यही आंसर आएगा, डी, डी हो जाएगा, चेक कर लीजिए, डी आएगा। डी आएगा। चलिए इसके बाद बढ़ लीजिए आगे फटाफट, इसे मिटा देता हूँ, डी आएगा आंसर, चेक करिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़े से लेंदी हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन हो जाएंगे, ये तय है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दोनों देखिए। 9 देखो पहले, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ गैस एक्स इज पास थ्रू द वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक्स गैस को पास किया वाटर के ऊपर से, ठीक है, कोई गैस हमारे पास में, a gas X is passed through the water, ठीक है, to form the saturated solution to aqueous solution on the treatment with silver nitrate, मान लो Y बना, Y में हमने AgNO3 डाल दिया। दीक्षा हाइड्रोजन परसेंटेज में कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो ना, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस को मल्टीप्लाई कर दो 100, एक में इतनी थी तो 100 में कितनी होगी, हाइड्रोजन की परसेंटेज यहाँ नहीं निकालनी, यहाँ केवल परसेंटेज निकालनी थी, हाइड्रोजन की तो 2 अपॉन, अगर हाइड्रोजन की निकालते हो आप टोटल परसेंटेज में, तो आप क्या 1 अपॉन, या तो वो रख लो वाटर, नहीं 1/9 या 2/18 रख लो, वेट अपॉन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ वाटर करके निकाल दो, यहाँ वैसे हाइड्रोजन की निकालनी नहीं। तो ये हो गया आपका एक्वा सोल्यूशन, तो वाइट पीपीटी मिला, AgNO3 द सैचुरेटेड एक्वा सोल्यूशन आल्सो डिजॉल्व मैग्नीशियम रिवन। तो मेरे हिसाब से ये जो 9th क्वेश्चन है इसमें गैस क्लोरीन आनी चाहिए, एक गैस तो क्लोरीन आनी चाहिए, ठीक है, एक गैस क्लोरीन मतलब HCl
और AgNO3 HCl, तो एक HCl आना चाहिए और एक आपका, और HCl तभी बनेगा जब क्लोरीन होगा। तो आंसर बताओ इसका, 9th वाले का दिमाग लगाओ जल्दी से फटाफट, 9th वाले का दिमाग लगाइए। मेरे हिसाब से HCl आना चाहिए और HCl इसमें है नहीं, HCl इसमें है नहीं, क्लोरीन है, क्लोरीन है, एक गैस तो क्लोरीन होनी चाहिए, हाँ, और एक हाइड्रोजन, तभी बनेगा HCl। The saturated aqueous solution also dissolved magnesium ribbon that evolved the colorless gas Y. X and Y are सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना क्लोरीन का, ठीक है। तो यानी रिएक्शन इसकी अगर देखी जाए मेरे हिसाब से, क्लोरीन को अगर वाटर से कराता हूँ तो यहाँ से HCl बनती है और HClO बनती है, ठीक है। HClO को अगर आप हीट कर दो तो HCl बनती है, नेसेंट ऑक्सीजन बनती है, ठीक। तो ये बन गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्लोरीन का जो बना, उसमें जब AgNO3 पास करोगे, AgNO3 पास करोगे तो ये AgCl का वाइट PPT, हाँ ठीक है, नहीं बी नहीं होगा, इसका सी होगा, सी होगा, ठीक है, सी होगा। इसके बाद आप चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, 10 पर। CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन, CCl बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन एज कंपेयर टू CCl बॉन्ड इन मिथाइल क्लोराइड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखिएगा। ये AgCl का वाइट PPT होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर मैं क्लोरीन की बात कर रहा हूँ तो ये क्लोरीन में डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, ये शॉर्टर हो जाता है, और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप का अगर कार्बन है तो इनके बीच में लेंथ ज़्यादा होगी। तो 10th वाले का अगर मैं आपसे कहूँ तो 10th वाले का जवाब होना चाहिए बी, बी होना चाहिए, ठीक है। शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बी होना चाहिए। चलिए रिएक्शन 11वां बताइए जल्दी से, फटाफट बताइए, 20 क्वेश्चन हो जाएं, कम से कम 20 क्वेश्चन हो जाएं। 11 बता दीजिए जल्दी से, 11 बता दीजिए। दीक्षा क्या कह रही हो, लेकिन स्ट्रॉन्ग तो मिथाइल ग्रुप का होता है, मतलब मैं समझ नहीं पाया, मैं समझ नहीं पाया, इसमें मिथाइल ग्रुप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, मिथाइल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग कौन कह रहा है, उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, और डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, ये तो आप जानते हो यार। डबल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल से, और डबल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर ट्रिपल बॉन्ड होता है, पता है तुम्हें। 11 का सब लोग बी बता रहे हैं, 11 का बी बता रहे हैं। चलो आपकी बात मानता हूँ, बी ही होगा जवाब। जब इसको HBr से रिएक्शन कराओगे तो Br वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर आपका हाइड्रोजन दोनों पे कम दिख रहा है, लेकिन ये बेंजाइलिक कंडीशन पर जुड़ेगा, है ना, बेंजाइलिक कंडीशन पर जुड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो बी वाला ही होगा। चलिए इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 जी, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। देखिए थोड़े न्यूमेरिकल इसलिए लगा दिए हैं जिससे आपको ये भी पता लगता रहे करना क्या, थोड़ा दूर से पढ़िएगा। चलिए बताइए। दीक्षा यहाँ पर परऑक्साइड वाली कंडीशन नहीं है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड जो कार्बोकैटायन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है हाइपर कॉन्जुगेशन में, वो हाइपर कॉन्जुगेशन में ज़्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए लिया गया था। चलिए 12 वाले फटाफट बताइए, 12 वाला बताइए जल्दी से। सिंपल, अगर आप 12 वाले में दिमाग लगा लें, द रिएक्शन A+B रिवर्सिबल C+D इज स्टडीड studied in 1 liter vessel, 1 liter vessel at 250 degrees Celsius. The initial concentration of A
was 3n and then b was n। ठीक है, तो इसका मतलब हम आपको क्या करना चाहिए, 3n माइनस एन कर दीजिए, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 2n। जो 2n बचा है उसके बाद क्या करना, व्हेन इक्विलिब्रियम वाज अटेंड द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन C वाज फाउंड टू बी द इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग ए और बी को रिएक्शन कराते हैं, ए और बी को रिएक्शन कराते हैं आपस में, तो हम बना लेते हैं C प्लस डी। तो अगर ये n मोल थे, ये n मोल थे, तो ये 0 0 बने, और अगर ये n में से आधा ये रह गया, n/2 ये रह गया, तो n/2 ये बन गया, n/2 ये बन गया। तो इसका मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन आएगी वो n/2 ही आएगी, ए आएगा। इक्विलिब्रियम पर आधा जब ये बना तो आधा ये ही रह गया ना, तो इक्विलिब्रियम पर n/2 ही बचेगा। ठीक है ना, चलिए n/2 ही बचेगा इक्विलिब्रियम पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पे आइए। पहले 13 बताइए, पहले 13 बताइए स्पीड में थोड़ा सा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन सा है। ओजोन रिएक्ट्स विद SO2 टू गिव द SO3, बिल्कुल सही है, पहला ही सही दिखाई दे रहा है हमें तो, बाकी तो सही है नहीं। सिलिकॉन रिएक्ट्स विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू गिव SiO3, नहीं देता, गलत है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सिस अमोनिया, एक्सिस अमोनिया से रिएक्शन करता है तो फिर NH4Cl बनता है, ये भी गलत है। वही सही है, ए ही ऑप्शन आएगा इसमें, ए ही ऑप्शन आएगा। 14 वाले पे आ जाइए, 14 वाले पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेडली गिव द टॉलरेंस रिएजेंट। कौन बोलने की कोशिश कर रहा है, देखें, खाली यूं ही टच कर दिया, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रेडली गिव द टॉलरेंस टेस्ट, इसमें से कौन टॉलरेंस का टेस्ट दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि टॉलरेंस का टेस्ट देने के लिए हमारे पास में कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, कौन सा कंपाउंड होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप हो, तभी वो टॉलरेंस। ब्यूटेन 1,4 डाई अल बनेगा, अल। हाँ, चलिए 16 पे आइए। MX4 है, तो इसको आप आयोनाइज कर लीजिए, MX4 को आयोनाइज करिए, तो M पे 4 पॉजिटिव और 4X नेगेटिव, यानी ये S, ये 4S, यानी S इंटू 4S का होल 4, तो ये हो गया आपका S इंटू 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256, यानी कि 256। 16 का A आ रहा है क्या, 256 की, और पावर ये हो जाएगा इंटू S की पावर 4, तो ये हो जाएगा 256 इंटू S की पावर 5, ए आएगा, ए आ जाएगा। भाई ये KSP आ गया। अब पूछ रहा है कि आप KSP एंड सॉल्युबिलिटी आर रिलेटेड टू, हाँ तो इसी तरीके से निकले, KSP आया तो S निकालोगे तो रूट में 1/5 आ ही जाएगा। ठीक है, सही है। 17 पढ़ लीजिए जरा, 17 पढ़िए फटाक से। The dipole moment of diatomic molecule ABCD are 100.41 and 10.27 divi respectively, while their bond distances are इतना इतना respectively। यानी ABCD दो मॉलिक्यूल हैं जिनकी वैल्यू दे रखी है और उनकी आपकी डिस्टेंस भी दे रखी, कुछ नहीं करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिलहाल आंसर देखते हैं पूछा क्या है पहले, तब समझ में आएगा वैल्यू पूछा क्या है। कह रहा है बॉन्डिंग इज नियरली कोवेलेंट इन बोथ द मॉलिक्यूल, तो दोनों की वैल्यू निकालो पहले, आप पहले दोनों की वैल्यू निकालो तब काम चलेगा। यानी कि अगर आप जानते हो म्यू इज इक्वल टू होता है Q इंटू डी, ठीक, तो यहाँ पर Q इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू अपॉन डी, एक निकाल दो, है ना। तो ए बी के लिए कितना निकालोगे, ए बी के लिए आ जाएगा
ए बी के लिए 10.41 अपॉन में 2.81, ये आ रहा है 2×3=6, 2×4=8, लेकिन ये 3.8 आ रहा है, कैलकुलेटर से निकालिए 3.8 समथिंग आएगा। और इसके बाद जो है दूसरा क्यू निकालो, ये है 10.21 डिवाइडेड बाई 2.67, ये लगभग आ जाएगा आपका 2×3=6, 3×3=9, 3.8 के आसपास ये भी आएगा। ये दोनों सेम, तो यानी कि दोनों की वैल्यू जब सेम आ रही है तो सेम मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और जब सेम मैग्नीट्यूड आ गया तो मतलब ये ना आयनिक ए बी जो है, अब अगर ए बी की वैल्यू 3.8 आ रही, लेकिन अब पूरी निकालनी पड़ेगी। ए बी की वैल्यू 3.8 नहीं आ रही, दोनों की सेम नहीं आ रही है। जरा चेक करके बताओ कितनी आ रही है। दोनों की सेम नहीं आ रही, क्योंकि आंसर नहीं मैच कर रहा है, इक्वल नहीं आ रही। दीक्षा जल्दी निकालो, 10.41 डिवाइडेड बाई 2.81, कैलकुलेटर से करिए। 3.66 आनी चाहिए मेरे हिसाब से, 8 हमने ज़्यादा लिख दी है, 8 हमने ज़्यादा लिखी, कैलकुलेटर से निकालिए। हमारे कैलकुलेटर में अभी 1 मिनट रुक जाइए, मैं ही निकाल देता हूँ। 3.7, चलिए 3.7 मान लेते हैं इनकी बात, और ये 3.8 या 3.9 आएगी, फिर ये 3.8 समथिंग आएगी। चलो ठीक, ये आ गई। इसका मतलब है कि ये वैल्यू कम हो गई, ये वैल्यू ज़्यादा हो गई। तो ए बी जो हुआ, ये ए बी है और ये सी डी है, तो ये वैल्यू कम हुई, तो मतलब ये कोवेलेंट ज़्यादा हुआ और आयनिक कम हुआ। तो इसका मतलब हुआ ए बी कम आयनिक है सी डी के कंपेरिजन में, ए बी कम आयनिक है सी डी के कंपेरिजन में। आंसर मैच करिए। चार्ज जो है वो इस पे कम है ना, ये चार्ज कम है, ये लेस चार्ज है, तो लेस चार्ज का मतलब आयनिक कम हुआ। ये मोर चार्ज है, मोर आयनिक हुआ। तो लेस आयनिक कहाँ है, ए बी इज मोर आयनिक, ए बी इज मोर आयनिक ना लेस आयनिक, हाँ ये है डी, डी ऑप्शन लगाइए, डी। ए बी लेस आयनिक है और सी डी जो है वो मोर आयनिक हो जाएगा। ठीक है, चलें इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए। 18 बताइए, which one of the following arrangement represent the correct order of the electron gain enthalpy with the negative sign of the given species। बताइए 18 वाले को बताइए। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, तो 18 वाले का डी आएगा क्या? 18 वाले का डी आना चाहिए ना, क्लोरीन की सबसे ज्यादा ही होती है, पता ही है आपको। चलो ठीक, 19 वाला करिए। 19 3, इसका नाम निकालना HOCl से रिएक्शन करा के फटाफट। 19 वाले का निकालिए। अगर HOCl की रिएक्शन कराते हैं 2 मिथाइल 2 पेंटीन, यानी कि 3 मिथाइल 2 पेंटीन, तो CH3 CH2C, यहाँ पर लगा दो CH3 और यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 मिथाइल पेंट 2 इन हो गया। इस पे आपने HOCl जोड़ना है, तो OH यहाँ पर जुड़ेगा, तो आंसर नंबर बनेगा इसका, आंसर नंबर बनेगा OH यहाँ जुड़ेगा, यानी ये बनेगा D, क्योंकि OH यहाँ पर जुड़ेगा। भाई जोड़ के देख लो ना, HOCl तो OH यहाँ जोड़ो और उसके बाद Cl यहाँ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही आएगा, डी ही आएगा, बिल्कुल एक्यूरेट। चलिए 20 वाला बताइए। 20 वाला बताइए फटाफट। 20 वाला लगाने के लिए छोड़ दूं, कर पाएंगे 20 वाला? नहीं। .22 ग्राम ऑफ एन एल्कोहल ए व्हेन ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। वैल्यू पे ना जाइएगा, वैल्यू से नहीं होगा ये क्वेश्चन, वैल्यू पे मत जाइएगा, वैल्यू से नहीं होगा।
हमारे पास में ए कोई एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, इसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जब रिएक्ट कराते हैं तो हमें एल्केन मिलता है। इसको जब डिहाइड्रेट कराते हैं तो फिर हमें मिलता है एल्कीन, एल्कीन मिलता है। अच्छा, ए को डिहाइड्रेट कराते हैं, सॉरी ए को कराना है डिहाइड्रेट, तो हमें एल्कीन मिल रहा है। ए को डिहाइड्रेट कराना है, ठीक है, तो भी हमें मिला एल्कीन। इसको ओजोनोलाइज कराया तो हमें मिला एसीटोन, CH3CO CH3। तो मतलब ये रहा होगा, ए जो है ये एल्कीन जो रहा होगा वो CH3CH डबल बॉन्ड CH, यानी कि ये रहा होगा, ब्यूट टू इन रहा होगा। एल्कीन जो है वो ब्यूट टू इन रहा होगा। तो जब एल्कीन ब्यूट टू इन रहा होगा तो इसका मतलब है ए क्या रहा होगा, दिमाग लगा लो फटाफट। एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया गया है, एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराया गया, दिमाग लगा दीजिए फटाक से। पहला ही वाला कंपाउंड रहा होगा यही, और कोई तरीका ही नहीं है भाई। एल्कीन, सॉरी एल्कीन ये रहा होगा, एल्कीन ये रहा होगा। यहाँ एच हटाओ, साफ साफ लिख दें, एल्कीन रहा होगा आपका ये C डबल बॉन्ड C CH3 और यहाँ पर CH3 ये रहा होगा। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट टू इन रहा होगा। और ये एल्कोहल, ये जो है एल्कोहल रहा होगा, तो पूछा केवल लास्ट वाला ही है। द स्ट्रक्चर बी पूछा है, मतलब इसी का पूछा है, तो यही बनाइए। कर लेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट वाला, 21 वाले पे आओ। 25 करेंगे आज, 21 वाले पे आओ। इक्कीस वाले पे आइए, बताइए जल्दी से, 21 वाला बताइए फटाफट। द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिकुलर स्पीड इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, इसमें आपको करेक्ट आंसर सेट करना है। थोड़ा मिनिमाइज करना पड़ेगा, लेंदी क्वेश्चन बना है जी। अब बताइएगा, चलिए ये रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल दिया हुआ है, सब कुछ दे रखा है। अब आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से ये बताना है कि करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा। तो मैं आपको बताऊं, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप ढूंढना चाहते हो कि इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसके स्टेटमेंट पढ़िए आप। वो इट हैज़ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी नहीं होता है। इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल। बिल्कुल सही देवजनी, आपने सी बताया है, तो पहला ऑप्शन तो सेट हो गया है, पहला ऑप्शन। ये तीसरा तो ठीक है, द एरिया अंडर द कर्व गिव्स द टोटल, द मैक्सिमम शिफ्ट टू द राइट एट द टेम्परेचर इंक्रीजेस। बिल्कुल यही दोनों स्टेटमेंट करेक्टर, यही दोनों एग्जैक्ट बैठेंगे। 3 और 4 सही है, मतलब आंसर नंबर सी सही हो जाना चाहिए। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिफरेंट मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ जो होती हैं वो अलग अलग, मतलब मॉलिकुलर वेलोसिटीज़ डिफरेंट होती हैं, है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा।
22 बताइए, 22 बताइए, 22, 23, 24 तीनों बता डालिए, बस खत्म करेंगे यहीं पर। ये पीडीएफ में लगाऊंगा, ये पीडीएफ लगाऊंगा अभी आपको। इसमें 48 क्वेश्चन है बचे हुए, कल करेंगे। लेकिन एक चीज मुझे बता दो कि टेस्ट आप अब रात में देना चाहते हो, पहले ये बताओ, पहले दोनों क्वेश्चन फिर बात करें आपसे। 22 में लगाइए फटाक से। हाउ मैनी यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट इन ए क्यूबिक शेप्ड आइडियल क्रिस्टल ऑफ NaCl? मास 1 ग्राम है, मास 1 ग्राम है। जब 58.5 होता है, जब 58.5 होता है, ठीक, 58.5 होता है, तो मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। और जब 1 ग्राम होगा तो 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 58.5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो निकाल लीजिए, और एक में 4 यूनिट सेल होती हैं, तो इसको 4 से और डिवाइड कर दीजिएगा, 4 से और डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये आंसर जो भी आएगा वो ये आ जाएगा। निकाल दीजिए। 23 का ए आ रहा है, 23 का, अरे 23 नहीं, पहले 22 बताओ ना, 22 का बताओ, 22 इसको डिवाइड करके बताओ, इसको सॉल्व करके बताइए कैलकुलेटर से। सिक्स 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 58, सी आ रहा है, ठीक। प्रवेश जी सी आ रहा है, चेक कर लीजिए। इसका आंसर आ रहा है फिर 2.57 इंटू 10⁻21, ठीक, सी कंफर्म हो गया। हाइड्रोजन गैस विल नॉट रिड्यूस, हाइड्रोजन गैस किसको रिड्यूस नहीं करती? तो हाइड्रोजन गैस रिड्यूसिंग एजेंट तो है, ऑक्साइड को, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को जो है वो कर देती है। तो इसका मतलब है अब भाई जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उनको रिड्यूस नहीं कर पाएगी, नीचे वाले को कर देगी। तो नीचे कौन है, इसके नीचे कौन है वो देखो आप, नीचे वाले को तो कर देगी, कॉपर को भी कर देगी, हाँ, लेकिन एल्युमिनियम तो ज़्यादा रिएक्टिव हो गया ना, और स्टैनिक हो गया, तो इसका मतलब 23 का डी आना चाहिए ना। 23 बताओ पहले, 23, 24 पे ना भागो अभी, 23 बताओ पहले। एल्युमिनियम ऑक्साइड को रिड्यूस नहीं कर सकती, नहीं, कॉपर को तो रिड्यूस कर देगी, कॉपर को रिड्यूस कर देगी। फेरिक ऑक्साइड भी हल्का फुल्का रिड्यूस होता है, स्टैनिक भी होता है, एल्युमिनियम बिल्कुल नहीं होगा। मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी होगी? तो मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होना चाहिए एल्कीन की। और जो एल्कीन कैसे होते हैं, मेरे हिसाब से जो एल्कीन सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड। 24 वाला बताइए। मोर सब्स्टिट्यूटेड, कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि अगर मैं इसको देखूं तो मोर सब्स्टिट्यूट यानी कि टेट्राडाया अनसब्स्टिट्यूटेड सबसे कम हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब हुआ आंसर क्या होना चाहिए? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है पहले समझ लो। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एल्कीन का मेजरमेंट होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी को। और कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, रुक जाओ, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल कहाँ होगा, ये चीज़ जनरेट पहले पता करो। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ज़्यादा कहाँ होगी? ठीक है, तो यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश, मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन जहां पर होंगे सब एल्कीन मोर स्टेबल होते हैं, सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल। बी ऑप्शन लगा दें, बी लगा दें ये वाला। चलो चेक कर लो। द हाइड्रोजन
एटम जिसमें भी कंडीशंस लगती है, द हाइड्रोजन एटम वेयर पॉसिबिलिटीज आर लाइक अल्फा विच हैव द मैक्सिमम अल्फा, तो मैक्सिमम अल्फा यहीं पर है ना, बी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। फिलहाल चेक कर लीजिएगा एक बार, बी ऑप्शन ही सही होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक, डन, इतना रखते हैं आज इतना रखेंगे। 24 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं, पीडीएफ दे दूंगा, करिएगा, इससे ज़्यादा आज नहीं कराऊंगा। लेकिन टेस्ट की टाइमिंग मुझे बता दीजिए, कोई लोग माइक ऑन करो। टेस्ट जो है मैं टाइमिंग 8 से 10 रख दूं, 8 से 10 उस दिन, जिस दिन टेस्ट उस दिन नो स्टडी, टेस्ट वाले दिन पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि हमारे भी पास भी टाइम की बाउंडेशन चली जाती है। टेस्ट वाले दिन पढ़ाई नहीं होगी, नो स्टडी, क्योंकि या तो टेस्ट दोगे या पढ़ाई करोगे, तो 8 से 10 सही रहेगा ना टेस्ट। एट टू 10 सही रहेगा, 8:30 से फिर मामला नहीं बन पाएगा, दिक्कत करता है। प्रवेश जी, शाम को 6 बजे बहुत सारे लोग अवेलेबल नहीं होंगे, इसीलिए कह रहा हूँ 8 to 10 मुझे लगता है ठीक है टाइम। ठीक है, तो टेस्ट का शेड्यूल आप मुझे सुन लीजिए, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर डाला था, मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर टेस्ट का शेड्यूल डाला था, उस शेड्यूल को जरा समझिए आप। देखिए 24 तारीख को रखा है, फुल टेस्ट होंगे सभी। मैंने जो शेड्यूल रखा है वो आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, इसी पे कर देता हूँ, इसके आंसर नीचे लास्ट में लगे हुए हों, ये है, यहाँ कर देता हूँ, समझिएगा। दोपहर में नहीं हो पाएगा, दिक्कत करेगा दोपहर के लिए। देखिए नाइट में ज़्यादा बेटर है, 8 से 10 ही रहेगा टेस्ट। सबसे पहले 24 तारीख को नोट कर लो कहीं, 24 अगस्त को, 24 अगस्त को रख लेते हैं टेस्ट 100 क्वेश्चन का, 100 क्वेश्चन, और टाइम हो जाएगा आपका, टाइमिंग्स जो होंगी वो 8 से लेकर के आपकी 10 PM तक हो जाएंगी, 10 PM तक हो जाएंगी सभी टाइमिंग। उसके बाद 24 के बाद एक रख लेते हैं 25 अगस्त को, क्योंकि झारखंड वाले भी हो जाएं और बिहार वालों का भी भला हो जाए। ये क्वेश्चन भी 100 ही होंगे, 100 क्वेश्चन, टाइमिंग सेम रहेगी। उसके बाद 27 अगस्त को, 26 को पढ़ा देंगे, 27 अगस्त को रख देते हैं 150 क्वेश्चन का टेस्ट, टाइमिंग हो जाएगी 7:30 से 10:30, 7:30 से 10:30, फ़ोटो खींच लीजिएगा इसका। और उसके बाद 29 अगस्त को रख देते हैं, 29 अगस्त को रख देते हैं 150 क्वेश्चन का टेस्ट, ये भी 7:30 से 10:30। चलिए देख लीजिए और शेड्यूल्ड बताइए मुझे। देखिए और बताइए फटाक से। अब पंकज जी यही मेरे हिसाब से यही रहने दीजिए, क्योंकि लगभग लोगों की नॉलेज में आ चुका। थोड़ा प्रवेश एडजस्ट कर लेना, प्रवेश थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाएगा अदरवाइज, फिर बाद में दे लेना एक बार। चलो ठीक, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल टेस्ट होगा ना, जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन पढ़ाई नहीं होगी। चौधरी जी पूछ रहे हैं कि बेंजीन का ओजोनलिसिस बता दीजिए। देखो बेंजीन का ओजोनलिसिस कुछ नहीं करना है, ये हमारे जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड हैं, जहाँ जहाँ पर डबल बॉन्ड हैं वहीं पर लगा दीजिए ऑक्सीजन 303, मतलब 3O3 लगा दीजिए।
तो सिंपल सी बात ये है कि एक तो ये हो गया, यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे ले लो एक O, फिर ऐसे ले लो एक O, ऐसे ले लो, एक हो गया। फिर ये वाला बॉन्ड यहाँ पे लिया ना हमने, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर हमने एक लाइन खींच ली ये, फिर इस पे फिर एक O ले लीजिए, फिर एक O ले लीजिए, है ना। इसको ऐसे करिए, एक O ऐसे ले लीजिए और मतलब यहाँ और फिर इसको आपस में जोड़ लीजिए, फिर एक O, फिर एक बॉन्ड ऐसे आगे बढ़ा लीजिए, फिर यहाँ पर एक O ले लीजिए, एक O ऐसे ले लीजिए, एक O ऐसे, एक O ऐसे, एक O ऐसे, और फिर इस वाले को जोड़ लीजिए। ये नहीं जाएगा,